सेंस कि हम लोग थे पेप्सिन, हम पढ़ाए थे आप लोग को, पेप्सिन पढ़ाए थे, फिर हम बहुत सारा एग्जाम्पल बताए थे आप लोगों को कि एग्जाम्पल इन द सेंस हम ये बताए थे आप लोगों को कि क्यों हमको सुबह उठते हैं तो खट्टा मीठा डेकार आता है, या फिर चाहे जो भी था, तो उसका आंसर आपको मिल गया होगा कि बहुत ज़्यादा जब हम लोग प्रोटीन अधिक ले लेते हैं तो बहुत ज़्यादा HCl हमारे बॉडी में निकलता है, ताकि वो प्रोटीन को सॉफ्ट कर देता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डेकार आता है। क्योंकि एसिड है तो जाहिर बात है वो गैस उत्पन्न करेगा, तो गैस उत्पन्न होता है। समझ में आ गया होगा इतनी बातें, ठीक है। तो अब कुछ और क्वेश्चंस पे आते हैं। देखो बेटा, पेट में एक और एंजाइम होता है जो स्मॉल बेबीज में होता है, स्मॉल बेबीज में होता है, ठीक है। उसको बोलते हैं रेनिन, उसको बोलते हैं रेनिन, ठीक है। ये रेनिन एंजाइम क्या करता है, जो मिल्क प्रोटीन होता है, दैट इज केसिन प्रोटीन, केसिन प्रोटीन जो होता है इसको बोलते हैं मिल्क प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन। इसको मिल्क प्रोटीन को ये रेनिन क्या करता है, पैराकेसिन में, पैराकेसिन, या आपको कई बुक में मिला होगा प्रोकेसिन, पैराकेसिन इज अगर आ जाता है दैट इज द करेक्ट वन, प्रोकेसिन इज द रॉन्ग वन। बट हम दोनों पढ़ेंगे क्योंकि हो सकता है किसी बुक में ना हो, ये भी चांसेस आ सकती हैं, ठीक है। तो पैराकेसिन ही याद करिए कि पैराकेसिन में इसको तोड़ देता है, यानी स्मॉल बेबीज जो होते हैं, जो बेसिकली मिल्क फीडिंग होते हैं, मिल्क फीडर होते हैं, ठीक है, उसमें ये रेनिन एंजाइम होता है ताकि वो मिल्क प्रोटीन दैट इज केसिन प्रोटीन को पैराकेसिन में क्या कर सके, तोड़ सके, ठीक है। ये इसका आंसर हुआ, ठीक है। तो यहाँ तक के प्रोसेस में यानी स्टमक हम लोगों ने कुछ हद तक कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब आते हैं हम आप लोग को स्टमक के आगे का पोर्शन। बेटा देखो यहाँ स्टमक के आगे का पोर्शन जो है वो एज कंपेरिजन टू द अदर ऑर्गन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो बेटा, अगर हम यहाँ पे स्टमक बनाते हैं, ठीक है, तो मैंने आपको याद आ रहा होगा, तो मैंने आपको एक चीज बोला था कि यहाँ तक स्टमक पढ़िए, ठीक है, यहाँ तक स्टमक पढ़िए, उसके आगे स्टमक नहीं है, क्योंकि उसके आगे से स्टार्ट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट, ठीक है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, हम लार्ज इंटेस्टाइन अभी नहीं बता रहे हैं, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब यही चीज आप लोग को पढ़ना है, ठीक है। यही जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है यहाँ पे, ठीक है, ये क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट होता है, ठीक है। तो हमको यहाँ तक पढ़ना है, ये सिंपल है। तो देखो बेटा, यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हाँ दैट इज करेक्ट। देखो बेटा, यहाँ से हम लोग को पढ़ना है, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये जो यहाँ से लेकर जो ये पोर्शन आप देख रहे हैं, ये पोर्शन, ये यहाँ से यहाँ तक, यानी जो ये सी शेप का जो ये बन रहा है, सी शेप का जो ये बन रहा है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज ड्यूडेनम, ड्यूडेनम, ड्यूडेनम बोलते हैं, ठीक है। ये जो क्वाइल पार्ट बन रहा है इसको बोलते हैं जेजुनम, जेजुनम। और ये छोटा सा पार्ट जो बन रहा है इसको बोलते हैं इलियम, इलियम, ILEUM, इलियम, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो 3 भागों में डिवाइड है, ठीक है, दैट इज ड्यूडेनम, ड्यूडेनम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड द क्वाइल पार्ट इज कॉल्ड ए क्वाइल्ड, एंड लॉन्गेस्ट पार्ट इज कॉल्ड जेजुनम, एंड द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड इलियम, ठीक है। ये दिमाग में रहे। अगर हम जेजुनम का क्रॉस सेक्शन कट के इसको हम इलेबोरेट करके अगर यहाँ देखते हैं, तो जब हम इलेबोरेट करके हम देखते हैं, ठीक है, तो जैसे मान लो कि अगर ये एक लेयर है, समझ लो
कि जैसे मैंने क्या किया कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन का ये लेयर है, तो इसके अंदर कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे इस तरह, इस तरह फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे। ठीक है, इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं विलाई या विली, विलाई और विली। ठीक है, ये एक लड़का था, ठीक है, वो उसने लिखा था, ठीक है, कि विलाई आर द फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विच आर प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो क्या वो करेक्ट है? अगर मैं बोलूं कि मैं एक नंबर का क्वेश्चन दूं, अगर मैं ये बोलूं आप लोगों से कि आप लोग राइट व्हाट आर विलाई, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? उसका आंसर यही लिखोगे कि विलाई आर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विच आर प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। सही यस और नो? तो अनमोल मौर्य क्या लिखेंगे? अगर नो आंसर है तो क्या लिखेंगे? अगर यस आंसर है तो गुड, गुड सचिन, गुड अदिति। सो हम मैंने वही शब्द बोला बेटा, मैं दोबारा उस वर्ड को आप रिपीट मत, बस ये बताइए करेक्ट है उतना सेंटेंस जितना मैंने बोला। कि अगर मैंने क्वेश्चन दिया व्हाट आर विलाई, तो आपने लिखा कि विलाई आर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो क्या इतना सेंटेंस सही है? क्या इतना सेंटेंस सही है? देखो बेटा, एक एक चीज जान लो। पहली कंडीशन, एवरीवन, सबका आंसर आ रहा है यस, बहुत ध्यान सुनिए बेटा। विलाई जो होता है, अगर क्वेश्चन ये पूछता है, हाँ सचिन, अब करेक्ट है बेटा, देखो ध्यान से। विलाई का मतलब ये पूछता है, विलाई का मतलब कि देखो बेटा, विलाई आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होती है और फीमेल की यूटरस पार्ट में भी होती है। ठीक है, तो अगर आप दिख रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट आर विलाई, ठीक है, तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप। अगर कंफ्यूज हो जाएंगे तो नंबर कट जाएगा कंपटीशन में। देखो कैसे कटता है। अगर पूछता है व्हाट आर विलाई, तो आपको वहां पे अगर क्लैरिफाई नहीं करेंगे कि कौन से विलाई के बारे में आप लिख रहे हैं, क्योंकि विलाई यहाँ पर भी है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी है और आपके फीमेल यूट्रस में भी है। ठीक है, तो आपको दोनों लिखना पड़ेगा। अगर आप लिखते हो कि विलाई आर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विच आर प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन विच हेल्प टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, ये इतना सेंटेंस लिखोगे तब जाकर के 1 मार्क्स मिलेगा। समझ में आया? इतनी चीजें, ये छोटे छोटे पॉइंट जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये सब चीजें जो है वो बहुत ध्यान में रखेंगे आप लोग। एवरीवन इज क्लियर? सबको समझ में आ गया होगा? सबको यहाँ तक समझ में आ गया होगा? देखो बेटा, तो ये सेंटेंस लिखो कि विलाई आर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विच आर प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन विच हेल्प टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ठीक है, क्या विलाई क्या विलाई फूड एब्जॉर्ब करता है? से यस और नो? क्या विलाई फूड एब्जॉर्ब करता है? क्या विलाई फूड एब्जॉर्ब करता है? नो, गुड बेटा। सो विलाई फूड एब्जॉर्ब नहीं करता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल एब्जॉर्ब करती है, वो तो बस सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। ठीक है, अगर फीमेल यूट्रस का विलाई लिखना चाहते हो तो उसका आंसर भी सेम होगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होगा। विलाई आर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ द बेबी। ठीक है, ये दिमाग बैठाओ। अगर फीमेल के यूट्रस का, अगर यूट्रस का आगे चल चल के रिप्रोडक्शन हम पढ़ा रहे थे तो उसमें हम बताते हैं आप लोगों को। ठीक है, ये रिकवरी क्लास खत्म हो जाती है तो फिर उसके बाद से हम रिप्रोडक्शन पढ़ाते। ठीक है, उसमें क्या था ना बेटा, देखो तो ध्यान से कि आप लोग को डिटेल वहां पे क्या करना पड़ता, उसको पढ़ना पड़ता। ठीक है, देखो, यूट्रस की वॉल जो होती है उसमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, कि उस ताकि बेबी वहीं डेवलपमेंट होता है, क्योंकि बेबी की साइज वहीं बढ़ती है। ठीक है, तो वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर अपने आप को सिकोड़ती है ताकि बेबी का प्रॉपर डेवलपमेंट हो पाए। तो ये चीज दिमाग में बैठाए रखिए आप लोग। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे विलाई का वर्क आप लोग जान गए कि इंक्रीज करता है
सरफेस एरिया को फॉर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, फॉर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ठीक है, तो ये कुछ थोड़ी बहुत लेवलिंग है, एक कुछ और लेवलिंग भी हम लोग देख लेते हैं जब यहाँ पे देख रहे हैं। तो देखो बेटा, यहाँ पे इसको बोलते हैं लीवर। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी, याद रखिएगा, लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी। ठीक है, इसको बोलते हैं गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर। ठीक है, और गॉल ब्लैडर से देखो एक ट्यूब यहाँ पे निकली है, ये ट्यूब, इस ट्यूब को बोलते हैं बाइल डक्ट, बाइल डक्ट। ठीक है, बाइल डक्ट, ये दिमाग में बैठा लीजिए आप लोग। ठीक है, यहाँ पे पेनक्रियाज के पास भी, यहाँ पे मैंने बना नहीं पाया हूँ। ठीक है, देखो पेनक्रियाज के पास भी यहाँ पे क्या होता है, एक ऐसा पाइप होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं पैनक्रियाटिक डक्ट, पैनक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, तो ये कुछ स्ट्रक्चर है। अब इसका फंक्शन हम देखते जाते हैं। देखो बेटा ध्यान से, फूड यहाँ तक जो आप पढ़े थे, ठीक है, देखो ध्यान से, यहाँ तक अभी आप लोगों ने, अभी तक शुरू से लेकर यहाँ तक आपने किसका किसका डाइजेशन पढ़ा? तो शुगर और स्टार्च का पढ़ा, शुगर और स्टार्च का पढ़ा। ठीक है, एंड कुछ प्रोटीन का पढ़ा। पूरा प्रोटीन अभी ब्रेक नहीं हुआ क्योंकि प्रोटीन बड़े मॉलिक्यूल है, तो प्रोटीन के मॉलिक्यूल तो कुछ को ब्रेक किया। ठीक है, जब वहां से, अब सब लोग आंसर बताइए, सब लोग आंसर बताइए कि जब माउथ में जब फूड था, तो फूड सलाइवा के साथ मिक्स हुआ तो उसको क्या बोले थे? फूड जब सलाइवा के साथ मिक्स हुआ था तो उसको क्या बोले थे? गुड, दैट इज बोलस। फूड बोलस मिक्स हुआ था। ठीक है, तो अब बताओ, यहाँ पे बोलस आया, यहाँ पे पेट में, माउथ से रास्ते, यहाँ पे पेट में बोलस आएगा। बोलस जो है जब गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स हो जाएगा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं काइम, CHYME, काइम। ये क्वेश्चन भी आ चुका है। ठीक है, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोलस एंड काइम? तो आप लिखेंगे जब व्हेन फूड मिक्स विद सलाइवा इज कॉल्ड बोलस, एंड द बोलस मिक्स विथ and the bolus mixed with gastric juice, or food mixed with gastric juice is called as chyme. Everyone is clear now? Say yes or no, then we will proceed. Everyone is clear? चलो, अब देखो बेटा, ठीक है, आज हम थोड़ा सा मस्ती कम करेंगे, थोड़ा सा पढ़ाई पे हम ज्यादा ध्यान देंगे। हाँ, वंस मोर, गुड बेटा, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, मस्ती कम करेंगे। ठीक है, और पढ़ाई थोड़ा सा अधिक कर लेंगे ताकि ये कंप्लीट हो जाए, बहुत टाइम ले लिया ये। चलो देखो, वंस अगेन एक बार और देखो बेटा, माउथ में, माउथ जो था, माउथ में हम पढ़ाए थे, तो आपसे कहे थे कि जो फूड जो है वो लार के साथ, सलाइवा के साथ मिल जाता है, उसको बोलस कहते हैं। वही बोला जब हम घोंटते हैं तो पेट में आता है, स्टमक में आता है, तो यही स्टमक में बोला जो होता है वो गैस्ट्रिक जूस के साथ मिल जाता है, उसको बोलते हैं काइम। ठीक है, या कह के बुक में मिलेगा फूड मिक्स विद गैस्ट्रिक जूस कॉल्ड काइम, दैट इज आल्सो करेक्ट इन योर क्लास, इन एनटीएससी ओलंपियाड। ठीक है, एनटीएससी ओलंपियाड में जब आएगा तो ये लिखिएगा आप लोग, बोलस प्लस गैस्ट्रिक जूस कॉल्ड काइम। वहां पे ऑप्शन दिया रहेगा कि फूड प्लस गैस्ट्रिक जूस इज कॉल्ड काइम, बोलस प्लस गैस्ट्रिक जूस इज कॉल्ड काइम, और फूड प्लस सलाइवा इज कॉल्ड काइम। ठीक है, तो फूड प्लस, इस तरह क्वेश्चन दिए रहेंगे, तो आप लोग टिक बहुत ध्यान से लगाएंगे वहां पे। लेकिन बोर्ड में जब आप बैठेंगे, बोर्ड में जब आप बैठेंगे तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे बोलस लिख सकते हैं, फूड लिख सकते हैं, वॉट एवर, दैट इज ओके। चलिए आगे चलते हैं बेटा, देखो ध्यान से अब यहाँ पे, तो यहाँ तक आपने शुगर और स्टार्च और प्रोटीन का थोड़ा आंशिक डाइजेशन देखा। ठीक है, अब हम आगे जाते हैं ड्यूडेनम पोर्शन। देखो जो लीवर है, लीवर, ये जो लीवर है, ठीक है, देखो ध्यान से, हम्म, ये जो लीवर है, एक बात बताओ। अच्छा, अब चलो एक एक थोड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप आपको बताते हैं, चलो थोड़ी देर बाद बताते हैं। चलो, ये जो लीवर है, ये, ठीक है, ये एक सब्सटेंस निकालता है जिसको बोलते हैं बाइल जूस। क्या बोलते हैं इसको? बाइल जूस बोलते हैं। ठीक है, ये लीवर जो है वो बनाता है बाइल जूस, बाइल जूस बनाता है।
बाइल जूस जो होता है वो स्टोर हो जाता है गॉल ब्लैडर में। बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा, क्योंकि ये फेमिलियर हम होने वाला है। ये बाइल जूस जो ये लीवर बनाता है बाइल जूस, ठीक है, वो स्टोर हो जाता है गॉल ब्लैडर में। क्लियर हो गया होगा। तो ये बाइल जूस जो होता है वो स्टोर हो जाता है, वो किसमें स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर में, गॉल ब्लैडर में, ठीक है। अब अब देखो बेटा, यहाँ से जब फैट का मॉलिक्यूल, जब यहाँ पे फैट का डाइजेशन तो हुआ नहीं है, फैट का मॉलिक्यूल जब यहाँ पे आता है, फैट का मॉलिक्यूल जब यहाँ पे आता है, फैट का मॉलिक्यूल जब यहाँ पे आता है, ठीक है, तो होता क्या है कि तुरंत गॉल ब्लैडर जो है, तुरंत ये गॉल ब्लैडर एक बैलून समझ लो, एक गॉल ब्लैडर एक बैलून समझ लो, तुरंत ये गॉल ब्लैडर अपने आप को दबाता है, ऐसे दबाएगा, ठीक है। दबाएगा, दबाएगा तो बाइल डक्ट के रास्ते, बाइल डक्ट के रास्ते इस फैट के ऊपर अटैक करेगा ये बाइल जूस। यानी फैट के ऊपर अटैक किया ये बाइल जूस और फैट हो गया सॉफ्ट, यानी सॉफ्ट फैट। इस प्रोसेस को बोलते हैं इमल्सिव, सॉफ्टनिंग ऑफ फैट को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। अगर कोई पूछता है राइट द डेफिनेशन ऑफ इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, तो आप लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे कि सॉफ्टनिंग ऑफ फैट, softening of fat with the help of bile juice in the part of duodenum is called emulsification of fat. Suppose समझ में आया कि नहीं आया? Say yes or no, then we will proceed. चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो देखो आगे चलते हैं। देखो बेटा यहाँ तक अब अभी तक ये जितना भी प्रोसेस आपका चल रहा है, ये जितना भी प्रोसेस आपका चल रहा है, ठीक है, वो चल रहा है आपके ड्यूडेनम में, ये चल रहा है आपके ड्यूडेनम में, ठीक है। ड्यूडेनम में ये बोला गया है, आपके कोर्स के अकॉर्डिंग ये बोला गया है कि कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है? तो ड्यूडेनम में होता है। ये याद कर लीजिए आप लोग, कंप्लीट डाइजेशन टेक प्लेस इन ड्यूडेनम एंड डाइजेशन विल बी स्टार्टेड फ्रॉम द माउथ एंड कंप्लीट डाइजेशन विल बी टेक प्लेस इन द पार्ट ऑफ ड्यूडेनम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये याद कर लीजिए, बहुत बार बोल चुके हैं आप लोगों से, तो ये दिमाग में बैठ गया होगा आपके, ठीक है। तो अब देखो बेटा, तो अब ये पेनक्रियाज है, ये क्या है? पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज है। ये जो पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज जो होता है बेटा, बहुत ध्यान सुनिएगा, ठीक है। एक पता नहीं क्या 10th क्लास का ही आप ही लोगों में से कोई एक था, ठीक है, कि वो बताया था कि कौन सा ग्लैंड होता है, मुझे याद नहीं आ रहा है वैसे, क्लैप क्रीपर्स ग्लैंड होता है। अब यहाँ पे देख लो, पेनक्रियाज जो होता है, पेनक्रियाज, बहुत ध्यान सुनिएगा, पेनक्रियाज द हेट्रोक्लाइन ग्लैंड। पेनक्रियाज एक होता है, इसको बोलते हैं हेट्रोक्लाइन ग्लैंड, हेटेरोक्राइन ग्लैंड। हेट्रोक्राइन ग्लैंड इसलिए बोलते हैं, ठीक है। अभी आप लोग इस समय के लिए जान लो कि ये एक्सोक्राइन इंडोक्राइन ग्लैंड आप लोग नहीं पढ़े हो, लेकिन एक बात जान लो कि ठीक है, कि इसका जो होता है, इसका जो है, हाँ, वो सब सही है बेटा। इसमें दो सेल्स होती है, पेनक्रियाज में दो सेल्स होती है, दो सेल्स जो होती हैं, ठीक है, कि एक सेल्स जो होती है, जो एक सेल्स होती है, वो निकालती है हार्मोन्स, वो निकालती है हार्मोन्स, ठीक है। और एक सेल्स होती हैं वो निकालती है एंजाइम्स, हार्मोन्स एंड एंजाइम्स, ठीक है। जो सेल्स हार्मोन्स हार्मोन निकालती है उसको बोलते हैं अल्फा, बीटा एंड डेल्टा सेल्स, अल्फा बीटा एंड डेल्टा सेल्स, ठीक है, ठीक है। यहां तक नोट करिए जल्दी जल्दी, नोट इट डाउन फास्ट। बाकी लोग, अदिति के अलावा बाकी लोग नोट करें।
नोट हो गया सबका? अच्छा चलो ठीक है, चलो आगे चलते हैं। देखो, अब जो इंजाइम निकालती हैं उसको बोलते हैं आइसलेट ऑफ लैंगर हैंस। आइसलेट ऑफ लैंगर हैंस, या इसी को बोलते हैं एकाइनर सेल। एकाइनर सेल, ये याद कर लीजिए आप लोग। ये अभी नया नया वर्ड आया है, नया नया वर्ड आया है, तो इसलिए इसको याद कर लीजिए, आइसलेट ऑफ लैंगर हैंस और ये एकाइनर सेल। ठीक है, तो हमको इसको नहीं पढ़ना है, हमको इसको नहीं पढ़ना है, हमको उसको पढ़ना है, आइसलेट ऑफ लैंगर हैंस वाले को। देखो बेटा, एकाइनर सेल्स जो होती हैं, ये जो सेल्स होती हैं वो तीन टाइप के, ये जो सेल्स होती हैं वो एंजाइम निकालते हैं इन द फॉर्म ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस के फॉर्म में, पैनक्रियाटिक जूस के फॉर्म में ये क्या करती हैं, एंजाइम निकालती हैं। तो पहला एंजाइम जो होता है, देखो पहला एंजाइम होता है लाइपेज। पहला हम लाइपेज पढ़ाते हैं, ठीक है, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज। ठीक है, एक देखो बेटा, यहाँ पे आपने पेप्सिन पढ़ा, याद आ रहा है कुछ? ठीक है, पेप्सिन पढ़ा, अभी यहाँ पे हम ट्रिप्सिन पढ़ाएंगे। पेप्सिन और ट्रिप्सिन में डिफरेंस बहुत ज़्यादा आता है। यहाँ पे हमने लाइपेज पढ़े, सेलेवरी एमाइलेज पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको सेलेवरी एमाइलेज याद आ रहा होगा, वो ऊपर वाला पिछले वाला सलाइवा के अंदर सेलेवरी एमाइलेज स्टाइलिन बोले थे। यहाँ पे हम लोग एक और एमाइलेज पढ़ेंगे, पेनक्रियाटिक एमाइलेज। देखो बेटा, तीन एंजाइम हम पढ़ेंगे, दो लाइपेज, ट्रिप्सिन, और तीसरा पढ़ेंगे पैनक्रियाटिक अमाइलेज। पैनक्रियाटिक अमाइलेज, ये तीन एंजाइम है, ये तीन एंजाइम बेसिक, ये तीन एंजाइम है। इस तीन एंजाइम के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, कोई डाउट है किसी को बीच में पूछ ले, किसी कोई डाउट है तो बीच में पूछ सकता है। ठीक है, देखो तो यहां तक ये पॉइंट होगा। अब लाइपेज का फंक्शन देखिए, जो यहाँ पे इस बाइल जूस की मदद से जो फैट सॉफ्ट हो गया था, यानी जो सॉफ्ट फैट है उसके ऊपर ये लाइपेज अटैक करेगा, सॉफ्ट फैट के ऊपर ये लाइपेज अटैक करेगा और ये कन्वर्ट करेगा फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में। ठीक है, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में। ठीक है, हमने आपको शुरू में जब हम प्लांट पढ़ा रहे थे तब भी एक क्वेश्चन दिए थे, लेकिन अभी तक आप उसका आंसर नहीं बताए हैं। जैसे मैंने पूछा था कि प्लांट ये रेशियो करके स्टार्च, फिर डबल रेशियो, फिर एनिमल रेशियो डैश, डैश में क्या भरेंगे? ठीक है, तो ये आप लोग ढूंढिए। नहीं बेटा, ग्लूकोज नहीं होगा बेटा, ग्लूकोजन भी नहीं होगा बेटा, देख सोचिए और क्या पढ़ेंगे। देखो बेटा, जो यहाँ तक आप लोगों ने पढ़ा, ठीक है, अब लार्ज इंटेस्टाइन हम लोगों ने स्टार्ट किया है, बहुत ध्यान सुनेंगे। ठीक है, पहले के जो आदि मानव होते थे, तो पहले के आदि मानव क्या होते थे, वो ऐसे झुक के चलते थे, थोड़ा सा झुक के चलते थे, मतलब ऐसे झुक के चलते थे। जब जब भी आप कभी ट्राई करना घर पे कि थोड़ा सा झुक जाओगे, झुक के चलोगे, यानी अपने पैर के घुटने को थोड़ा सा मोड़ के थोड़ा सा झुक के चलोगे, तो तुम्हारे उंगली पे, पैर की उंगली पे प्रेशर पड़ेगा। ठीक है, एक बार ट्राई करना। ठीक है, इसको पैर की उंगली पे प्रेशर पड़ेगा। लेकिन जब भी आदि मानव देखते होगे, फोटो आपको देखते होगे, वो क्रोमैग्लिन मैन, एक्रोमैग्लिन मैन का एग्जाम देखते होगे, इस तरह से बढ़ते हुए घटते हुए क्रम में देखते होगे, तो आप लोग देखते होगे कि वो झुक के चलते थे। ठीक है, तो झुक के चलने की वजह से, ठीक है, कि पूरा का पूरा प्रेशर उनके पैर की उंगलियों पे पड़ता था, जिसकी वजह से उनकी पैर की उंगलियां बहुत ही एक्टिव रहती थी और बड़ी बड़ी होती थी। ठीक है, आज भी अगर बंदर के पैर की उंगली देखोगे तो वो एज कंपेरिजन टू अस वो बड़ी मिलेगी, क्योंकि वो थोड़ा सा झुक के चलता है और उसकी पैर की उंगलियां थोड़ी सी बड़ी होती है। ठीक है, लेकिन हम लोग में क्या है, हम लोग देखो स्ट्रेट चलते हैं,
स्ट्रेट चलने से क्या होगा, स्ट्रेट चलने से क्या होगा कि ये उंगली के ऊपर कभी प्रेशर नहीं पड़ता है। आप कभी ट्राई करके देखना, जब भी आप स्ट्रेट चलना, सोचना स्ट्रेट चलना, ठीक है, तो आपके पैर की उंगलियों पे प्रेशर नहीं पड़ेगा, वो आपके बीच वाला जो पोर्शन है उस पर प्रेशर पड़ेगा, उस पर मैक्सिमम प्रेशर पड़ रहा है, पैर की उंगलियों पे प्रेशर नहीं पड़ रहा है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज ये देखो कि अब आप लोग क्या करो कि ठीक है, घर में जितने भी बड़े बुजुर्ग लोग हैं, ठीक है, या फिर कोरोना खत्म हो जाने के बाद आप वहां चले जाइएगा, क्या बोलते हैं कि किसी भी बड़े बुजुर्ग से मिल लीजिएगा, ठीक है, गोरखनाथ मंदिर चले जाइए या किसी अन्य जगह चले जाइए, तो वहां पे देखेंगे आप जो पंडित जी लोग होते हैं, ठीक है, वहां पे क्या होता है, वो जो एजेड होते हैं उनको देखेंगे तो उनकी पैर की उंगलियां जो होती हैं वो एज कम्पेयर टू अस वो बहुत ही बड़ी बड़ी है। आपके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग होगा, ठीक है, तो उनकी पैर की उंगलियां देखेंगे तो एज कम्पेयर टू यू तो थोड़ी सी बड़ी बड़ी होंगी। तो इस होता क्या है बेटा, ठीक है, कि इसका यूज धीरे धीरे कम हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है, और साइंस ये कहता है कि जिस ऑर्गन का यूज नहीं हो रहा है वो धीरे धीरे गायब हो जाएंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे पैर की उंगली देखो, आपके पैर की कानी उंगली एकदम छोटी होगी, ठीक है, क्योंकि पैर की उंगली कोई यूज नहीं होता है, धीरे धीरे ये पैर की उंगली क्या हो जाएगी, गायब भी हो सकती है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, ठीक है, बॉडी पे हेयर, बॉडी पे हेयर का कोई वर्क नहीं है, हमारे बॉडी पे हेयर का कोई वर्क नहीं है। ठीक है, बॉडी पे जो हेयर रहता है वो क्या काम करता है, वो बहुत ही ज्यादा जो है, बहुत ही मैक्सिमम जो है वो हीट उत्पन्न करता है। हमारे बॉडी में कोई, हम लोग अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर हम अपने आप को कपड़े से वियर कर लेते हैं, कपड़े से कवर कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द सीजन। ठीक है, विंटर हुआ, समर हुआ, रेनी सीजन हुआ, अकॉर्डिंग टू दैट वेदर कंडीशन वी विल कवर आवर बॉडी वट एवर दैट मीन्स। ओके, तो हम लोग अपनी बॉडी को कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग को हेयर की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन बंदरों पे देखो, एज यू चाहे आदि मानव के बारे में सोचो, ठीक है, तो वो लोग ऐसे ही रहते थे। ठीक है, तो उनके बॉडी पे बहुत ज्यादा हेयर रहते थे, तो इससे प्रूव होता है कि वो हमारे पूर्वज हैं, और धीरे धीरे कंडीशन आ गई, इसलिए बॉडी पे हेयर अब कम होने लगा, लेकिन मेरे पे बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये दिमाग में बैठा रहिए। फिर आते हैं नेक्स्ट चीज पे, ये जो होता है देखो, ये होता है, ये ईयर पिन्ना कहलाता है, ये ऊपर ये ईयर पिन्ना कहलाता है, ये वाला। ठीक है, ये कहलाता है ईयर पिन्ना। ठीक है, ईयर पिन्ना का काम क्या काम, जब कभी हाथी को देखो ना, तो हाथी जो होती है, ठीक है, कभी कुत्ते को देखो या हाथी को देखो, ठीक है, तो हाथी को ये बोला जाता है कि कम से कम साउंड भी वो क्या कर सकती है, सुन सकती है। या फिर कुत्ते को देखो, कुत्ते के जिसके कान बड़े बड़े होते हैं, जैसे जर्मन शेपर्ड मेरे यहाँ तो ये पड़ा हुआ है, सोया बेचारा है। ठीक है, या फिर ये लेब्राडोर, वही बेचारा सोया, हर रैबिट हुआ ये। ठीक है, थोड़ी सी आहट होती है, ठीक है, तुरंत उनके कान क्या होते हैं, खड़े हो जाते हैं, लेकिन उतना उतना हमको सुनाई नहीं देता, लेकिन उनके कान खड़े। यानी ये जो ईयर पिन्ना होता है ना, ये ईयर पिन्ना जो है, ये पूरा का पूरा जो ईयर पिन्ना है, ठीक है, ये साउंड को कलेक्ट करने का काम करता है, साउंड को मिनिमम से मिनिमम साउंड क्या करता है, कलेक्ट करने का काम करता है। यानी जिसका इतना बड़ा ईयर पिन्ना होगा, जैसे एलिफेंट का ईयर पिन्ना बहुत ज्यादा बड़ा होता है, तो मिनिमम साउंड को भी क्या करती है, कलेक्ट कर लेती है, ये चीज है। ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। नेक्स्ट आते हैं, ठीक है, तो हम लोग में इसका साउंड कलेक्शन का कोई काम नहीं है, क्योंकि हम लोग जो भी सुनते हैं साउंड वो बहुत तेज सुनते हैं। ठीक है, कोई अब बोलता है तो बहुत तेज से बोलता है, ऑडिबल रेंज में सुनते हैं, 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, सुनते हैं हम लोग, इस बीच में हम लोग सुनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन, नेक्स्ट कंडीशन, जब भी हम लोग गाना सुनते हैं तो ईयरफोन वगैरह या बहुत तेज से आवाज करके सुनते हैं, ये दैट इज द अनदर थिंग। ठीक है, फिर ये आते हैं, ये देखिए, ये ईयर लोब है, ये वाला, ये ईयर लोब है। घर में अगर कोई बड़ा बुजुर्ग होगा, ठीक है, तो आप लोग देखेंगे उसका ईयर लोब जो होगा, ये जो होगा वो थोड़ा सा बड़ा होगा एज कंपेरिजन टू यू। क्योंकि पहले के जो लोग होते थे वो कुंडल पहनते थे, पहले के आदि मानव देखोगे तो वो लोग पहनते थे, वो कुंडल पहनते थे, हड्डी जो जो मारते थे, जानवरों को मारते थे, उसका हड्डी यहाँ पे पहनते थे, तो लटकते लटकते इसका फंक्शनल था, यानी पूरा ये बढ़िया सा बड़ा बड़ा होता था। या फिर गोरखनाथ मंदिर में अभी भी जाइए तो लोग कुंडल पहनते हैं, वहां पे कुंडल पहनने की वजह से उनका ये बड़ा हो गया है, लेकिन आप लोग में ये नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे इसका यूजेज अब क्या हो रही है, खत्म हो रही है, जनरेशन वाइज ये क्या हो रही है, खत्म हो रही है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गन है जो वेस्टिजियल ऑर्गन है, लेकिन हमारे बॉडी में प्रेजेंट है,
क्यों प्रेजेंट हैं? क्योंकि वो ये बताते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे उनके बॉडी में ये एक्टिव था। अब आते हैं ये वेस्टीज, ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के बारे में बात कर ले थोड़ा सा। देखो बेटा, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स में अंदर वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के अंदर बहुत ही ज्यादा मात्रा में होता है सेलुलेज, सेलुलेज एंजाइम, बहुत ज्यादा मात्रा में होता है सेलुलेज एंजाइम। सेलुलेज एंजाइम का क्या वर्क होता है कि ये सेलुलोज को डाइजेस्ट करता है, सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करता है। सेलुलोज याद आ रहा होगा, ठीक है, जो प्लांट होता है ना, प्लांट की जो सेल वॉल होती है उसको वो सेलुलेज से बनी होती है। प्लांट की सेल वॉल जो होती है वो बनी होती है सेलुलेज से, ठीक है। अब कंडीशन देखिए बेटा ध्यान से, प्लांट की जितनी जो सेल वॉल होती है वो बनती होती है सेलुलेज से, ठीक है। अब उसको डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम यूज होता है उसका नाम है सेलुलेज, ठीक है। अब देखिए, पहले क्या था, आदि मानव लोग जो थे, बहुत ध्यान सुनिएगा, आप लोग हिस्ट्री थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, मेरे को हिस्ट्री के ज़्यादा नॉलेज नहीं है लेकिन इन सब के बारे में नॉलेज है। जो पहले के आदि मानव लोग थे वो कच्चा चीज़ खाते थे, मतलब ये पत्ता खा लिए या फिर कच्चा फ्रूट खा लिए या कुछ भी खा लिए, कुछ भी खा लिए। लेकिन जब वो स्टोन को रगड़ के आग जलाना स्टार्ट किए, ठीक है, तो अब सब चीज़ को वो पका के खाने लगे, ठीक है। पका के खाने का क्या सेंस हुआ कि पकाने से जो सेलुलोज था, सेलुलोज था यानी सेल वॉल थी प्लांट की, वो थोड़ी सी लूज हो गई, यानी थोड़ी सी मतलब टूट गई, ठीक है। तो वो खाने लगे। तो इसका इसका सेलुलेज का वर्क धीरे धीरे उसकी बॉडी में, क्योंकि पहले ही टूट गया है, आग लगाने से पहले ही टूट गया है, तो ये इसका वर्क धीरे धीरे कम हो गया। जब इसका वर्क कम हो गया तो इस वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स की लंबाई क्या हो गई, कम हो गई, छोटी हो गई। क्लियर हो गया सबको? तो यहाँ तक ये क्वेश्चन जो है वो आते रहते हैं, बस ऐसे समझते रहिए, ठीक है। इसको बोलते हैं कैकियम, इसको बोलते हैं कैकियम। सब समझ आया? अब ये इलियम के रास्ते जो फूड आता है यहाँ पे, तो बहुत प्रेशर से आता है, तो वो जा करके इलियम में इकट्ठा हो, बहुत तेज प्रेशर से आता है, इसलिए जो कैकियम होता है वो थोड़ा सा फूला हुआ रहता है, ठीक है। ये कैकियम जो है वो थोड़ा सा फूला हुआ रहता है क्योंकि यहाँ से बहुत तेजी से प्रेशर से फूड आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से जो स्ट्रक्चर स्टार्ट होगा, ये सारे स्ट्रक्चर कहलाएंगे कोलन, कोलन, COLON, कोलन। लेकिन यहाँ देखो हम लोग ऊपर बढ़ते हैं तो इसको बोलते हैं असेंडिंग कोलन, असेंडिंग कोलन। ये तिरछा गए तो इसको बोलेंगे ट्रांसवर्स कोलन, ट्रांसवर्स कोलन। ये नीचे गए तो इसको बोलेंगे डिसेंडिंग कोलन, डिसेंडिंग कोलन। इसका नाम बस दे दिया गया है। देखो बेटा, बेसिकली क्या होता है यहाँ पे कोर्स में नहीं पता, लेकिन एक इंटेस्टाइनल ग्लैंड भी होते हैं जो इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट करते हैं, जो थोड़ा बहुत जो बचे कुचे जो डाइजेस्टिव मटेरियल है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, जो बचे कुचे लास्ट तक। तो यहाँ पे और यहाँ पे यानी असेंडिंग कोलन में और ट्रांसवर्स कोलन में थोड़ा बहुत डाइजेशन होता है। ये फ्यूचर के लिए जान लीजिए, लेकिन अभी तक के लिए जानिए कि अभी तक के लिए ये बताया हम आप लोगों को कि कंप्लीट डाइजेशन होता है ड्यूडेनम में, ठीक है। तो यहाँ पे और यहाँ पे डाइजेशन होता है थोड़ा बहुत। जो डिसेंडिंग कोलन है उसमें कोई डाइजेशन नहीं होता है, वहां से वेस्ट, यहाँ से जो बचे कुछ वेस्ट मटेरियल है वो इस रास्ते आते हैं और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ऐसे फूला हुआ रहता है, इसको बोलते हैं सिग्मॉइड कोलन, सिग्मॉइड कोलन। सिग्मॉइड कोलन में क्या है, बहुत तेजी से प्रेशर आया तो यहाँ पे पूरा भर जाता है, ये प्रेशर यहाँ पे वजह से ये भर जाता है तो सिग्मॉइड की तरह हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर एक सिग्मा ऐसे बनाते हो आप लोग फिजिक्स में, ठीक है, फिजिक्स में ऐसे सिग्मा बनाते हैं, उसी तरह यहाँ पे क्या होता है स्ट्रक्चर बन जाता है, इसलिए इसको बोलता है कि सिग्मॉइड कोलन, ठीक है। फिर ये होता है रेक्टम, जहाँ पे वेस्ट इकट्ठा होता है, और ये एनस के थ्रू वेस्ट क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। सबको समझ में आया? से यस और नो? चलो गुड। तो देखो बेटा,